हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज जो है मैं एक ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ जिसमें बच्चों को जो है ना क्लास 12th तक भी ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इसमें ही डाउट रह जाता है। मतलब 11th में ये चीज़ें बहुत यूज़ होती है, काइनेमेटिक्स में इसका बहुत ज़रूरी यूज़ होता है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और बहुत सारे ग्राफ्स जो आगे भी टीचर्स बनाते हैं, अगर कोई बच्चा एडवांस की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का। ग्राफ के कुछ मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट टीचर्स की भी गलती होती है उसमें। वो जो है क्लास में अच्छे से उस चीज़ को डिस्कस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो बता तो देते हैं सब कुछ जो पहले से पढ़ चुका है, जिसको समझ में आ गया था उस टाइम पे, या वो ऑलरेडी कहीं और से ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो उसको तो वो बातें समझ में आ जाती है। और बहुत लोगों को वही नहीं समझ में आता है तो आगे का चीज़ करते ही नहीं है और पूछते भी नहीं है। मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं उतना आता है कि मैं पूछूं। तो इसलिए मैं जो है आज स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं कुछ जनरल ग्राफ्स के बारे में बताऊँगा, स्लोप के बारे में बताऊँगा, स्लोप क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर वाई इंटरसेप्ट के बारे में बताऊँगा। मतलब जो फिज़िक्स के लिए हमारे पास, मतलब फ़िज़िक्स में ये एक मैथमेटिकल टूल हो गया। दिस इज़ अ मैथमेटिकल टूल फॉर फिज़िक्स विच इज़ यूज्ड। ये हमेशा यूज़ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ होगा, हर जगह इसका यूज़ आता रहेगा। और ज़्यादातर लीनियर ग्राफ्स का ही यूज़ आता है। स्लोप, ये वेरिएबल स्लोप्स का भी मैं बता दूंगा कभी चाहिए होगा तो, बट इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन इतना ही मैं देना चाहूँगा। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन आपको पता है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? कोई भी ऐसे स्ट्रेट लाइन मतलब जो कोई कर्व वर्व ना बनाता हो, एकदम लीनियरली चलता हो, मतलब ऐसे करके चलता हो। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अगर हम डिस्कस करें, या स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन तो ज़ीरो होता है हमेशा, बट स्लोप ऑफ अ कर्व आप इसे कह सकते हो। स्ट्रेट लाइन की जगह मोस्टली कर्व कह सकते हो, लेकिन कर्व भी जो होते हैं स्ट्रेट होते हैं। ग्राफ आपने देखे होंगे, जैसे ये टाइप का ग्राफ आपने देखा होगा, ये ऐसे करके ग्राफ देखा होगा, ऐसे होता है। तो इसका ये स्लोप होता है, ये आपने सुना होगा। टीचर सीधा ऐसे बता देता है कि ये स्लोप इसका क्या होता है अगर यहाँ पे स्लोप निकालना है। वैसे तो इसका कांस्टेंट स्लोप होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अगर यहाँ पे स्लोप निकालना है तो ये लो और ये एक्स लो, ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस। तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो ऐसे वो बता देते हैं। तो ये भी ठीक है, इतने में समझ जाना चाहिए, बट बहुत लोगों को नहीं समझता है, तो वही मैं बताऊँगा। तो अगर कोई भी समझिए कोई वेरिएबल है, कोई एक्स वेरिएबल है या कोई वाई वेरिएबल है, वाई से हम लेते हैं। अगर इफ़ एनी क्वांटिटी और वेरिएबल, यू कैन से वेरिएबल से वाई, if any variable say y is linearly varying, मतलब उसमें लीनियर वेरिएशन आ रहा है। लीनियर वेरिएशन क्या है मैं समझाता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल से x, मतलब कोई वेरिएबल x है, देन उनका रिलेशन हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। देन y इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो आपने पहले भी बहुत ज़्यादा सुन रखी होगी, आपको पता होगा कि ये क्या होता है। तो इस पे ही हम आज सारी चर्चा करने वाले हैं। y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और मैं आपको लीनियर वेरिएशन का मतलब भी बताता हूँ, ये आप लिख लो। तब तक मैंने जो लिखा है था ये आप लिख लो पॉज करके। y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस पर आज हमारी सारी चर्चा होने वाली है। तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लीनियर वेरिएशन का मतलब क्या है पता है? जैसे अगर दिया है x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू एक्स, तो मतलब अगर इससे आप क्या समझते हो? y की वैल्यू अगर हम मान ले कि 2 है तो x भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर हम मान ले 3 है तो x भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये लीनियरली वेरी कर रहा है। अब आप इससे ये मत मतलब लगा लेना कि y अगर 2 होगा तो x भी 2 होगा, ऐसा नहीं है। ये
m की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। इस वाले केस में m की वैल्यू जो है 1 है। यहाँ पे देखो हिडन 1 हमेशा रहता है, आपको पता है 1 इंटू एक्स, तो 1 है। वहीं पे अगर m की वैल्यू यहाँ पे और c की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ऐसा कोई मतलब, इससे क्या मतलब है बाद में समझाता हूँ, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो समझ लो लीनियर वेरिएशन क्या है। तो जैसे अगर 2x दिया है तो y अगर 3 है, y अगर 3 है तो x क्या होगा 2 इंटू 1.5, 1.5 होगा ना x। 2 इंटू 1.5 क्या है 3 है, तो x यहाँ पे 1.5 हो गया। अगर y 6 है तो x 3 हो जाएगा। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे अगर 3x है, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 डाल दें, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ये लीनियर वेरिएशन होता है, मतलब इसमें कोई स्क्वायर या क्यूब का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पे अगर ये 3x स्क्वायर हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक वेरिएशन हो जाता। इसमें क्या होता y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, x की वैल्यू अगर 2 होती तो 3 4 ज़ार 12, y जो है 12 हो जाता। लेकिन लीनियर वेरिएशन में जो है वो बस m के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि x में कितना चेंज आएगा, और वो लीनियर होता है, तो वहाँ पे ये m की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये आपको लीनियर वेरिएशन के बारे में ऑलरेडी पता होगा, मैंने यहाँ पे वापस थोड़ा सा रिकैप दे दिया। y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, इससे हम 2-3 चीज़ें डिराइव करते हैं। तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी उसमें तो y क्या है हमारा, कोई एक वेरिएबल है जो कि x पे डिपेंडेंट है, मतलब y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज़ डिपेंडेंट ऑन x। तो y x पे डिपेंडेंट है, मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही है तो y की भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में, इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं, इसमें ये जो m होता है ये हमारा स्लोप होता है। ठीक है, अभी मैं बस बता रहा हूँ कि क्या होता है। c होता है, ये हमारा होता है इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट भी इसे कहा जाता है। y इंटरसेप्ट ये हमारा होता है, ये होता है स्लोप, ये होता है y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है इसे अब हम अच्छे से देखते हैं, इसके ऊपर पहले हम अच्छे से चर्चा करते हैं। तो स्लोप क्या होता है इसकी मैं पहले तो आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ, फिर अच्छे से समझाता हूँ इसका क्या मीनिंग है। स्लोप m, इट गिव्स द rate of change in y, rate of change in y with respect to x, मतलब x के वजह से y में जो चेंज आ रहा है उसका रेट कितना है ये बताता है। या अगर आप कहना चाहो तो ये इसे कह सकते हो कि हाउ फास्टर द y इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो थोड़े ऐसे जनरल में, हाउ फास्ट y इज़ चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन x। मतलब x के चेंज होने की वजह से कितने तेज़ी से y में चेंज आ रहा है। तो ठीक है, वो होता है m। अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल्स लेके। तो ये लिख लिया, अब एग्जांपल्स लेके मैं समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे वैसे ही हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था तो y इज़ इक्वल टू 2x लिया था, तो इसमें 2 हमारा m था, यानी 2 हमारा स्लोप है। तो यहाँ पे हाउ फास्ट y इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y बाई x वो कितना है 2, मतलब y जो है 2 गुना फास्टर रेट से बढ़ रहा है। जब x 1 बढ़ रहा है तो y उसका 2 गुना यानी कि 2 बढ़ रहा है। जब x जो है 2 बढ़ रहा है, मतलब x की वैल्यू जब 2 हो रही है तो जो हमारा y है वो कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। जब हमारा x 3 हो जा रहा है तब हमारा y क्या हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। तो इस हिसाब से डबल स्पीड से जो है y जो है बढ़ रहा है, मतलब उस रेट से वो बढ़ रहा है। रेट मतलब आप समझ ही गए रहेंगे। तो रेट जैसे
आपको डिस्टेंस और स्पीड का पता होगा, उससे अगर मैं कहूँ तो आप जानते हैं कि स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यस, द रेट एट विच डिस्टेंस चेंजेस। तो मतलब स्पीड को इसलिए हम किससे डिनोट करते हैं, स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। और इस पे ही हमारे पास जनरली ग्राफ्स बनते हैं। तो जैसे स्पीड अगर किसी गाड़ी की 2 है तो इससे हम क्या पता लगाते हैं, स्पीड अगर किसी गाड़ी की 2 है और डिस्टेंस दिया है कि वो x डिस्टेंस और टाइम t दिया है, तो इससे हमें पता चलता है कि x डिस्टेंस मतलब t टाइम में जब किसी व्हीकल ने या किसी आदमी ने, किसी भी चीज़ ने, किसी पार्टिकल ने जब x डिस्टेंस कवर किया तब उसकी मतलब रेट क्या है चेंज होने की, मतलब x के चेंज होने की रेट क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिस्टेंस चेंज होता है, ये आपको पता है। तो मतलब x कितने तेज़ी से बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने डिस्टेंस स्पीड से रिलेट करने का कोशिश किया, तो इसका आपको अभी मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। तो अगर m पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या है, अगर m पॉजिटिव हुआ तो y तो पॉजिटिव ही होगा। जैसे अगर y इज़ इक्वल टू 2x है तो m अगर यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है तो y की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव ही आ जाएगी। या स्लोप हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा, स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा। और वहीं पे अगर ये यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि x के इंक्रीज़ होने पे, x अगर बढ़ रहा है तो वहीं पे y घट जाएगा। यानी y का इंक्रीज़ होना या x का इंक्रीज़ होना मतलब चेंज आना, वो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। मतलब y अगर बढ़ रहा है तो x घट रहा है, x अगर बढ़ रहा है तो y घट रहा है। तो मतलब यहाँ पे देखो अगर स्लोप क्या आ जाएगा, y अपॉन x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में y को 2 रख के देखें तो हमारा x कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इनिशियली अगर हम मान लें कि इन दोनों की वैल्यू 1 1 थी, लेकिन जब हमने इसमें -2 स्लोप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ तो इसमें तो x की वैल्यू घट जा रही है ना, x की वैल्यू y के बढ़ने पे x सीधा -4 पे चला गया, इतना कम हो गया। मतलब डबल स्पीड से वो क्या हो गया, कम हो गया। बल्कि अगर वो पॉजिटिव होता तो वहीं पे वो बढ़ जाता। तो m का तो आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अगर c के ऊपर हम डिस्कस करें तो c जो है उसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं, इंटरसेप्ट। इट इज़ द पॉइंट at which y एक्सिस, या लाइन बोल दो, लाइन कट्स y एक्सिस, मैं लिखने वाला तो y एक्सिस इज कट बाय द लाइन, एक ही बात है। विच लाइन कट्स y एक्सिस व्हेन x इज़ इक्वल टू 0। तो इंटरसेप्ट का यही मीनिंग होता है। मतलब यहाँ पे अगर आप x को 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। तो c क्या है, इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है। तो जहाँ पे x 0 होता है वहाँ पे y की वैल्यू क्या है। जैसे अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखो ग्राफ बनाया मैंने, तो कोई ग्राफ है, अभी हम पूरा अंदर तक नहीं जाएंगे, बाद में मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे समझ लो ऐसे करके कोई ग्राफ है। तो यहाँ पे आपको अगर पॉइंट ढूंढने बोले जहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की कुछ वैल्यू है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट है ना। यहाँ पे x जो है वो इक्वल टू 0 है, बट y की वैल्यू कुछ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y की वैल्यू कुछ है, वो हमने y मान ली। और उसका डिस्टेंस यहाँ से जितना होगा वो होता है हमारा y इंटरसेप्ट, दैट इज़ c। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमें स्लोप के बारे में पता चल गया, हमें इंटरसेप्ट के बारे में पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ केसेस लेंगे जो हमारे काइनामेटिक्स में, ग्राफ्स में काम आएंगे। तो मैं अब वो करता हूँ। तो
फर्स्ट केस यहाँ पे हम लेते हैं। तो फर्स्ट केस हम ले तो उसमें मैं फर्स्ट केस में क्या लूँगा, m इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब हमारा जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव है, एंड c दैट इज़ आवर y इंटरसेप्ट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, c इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो जब ऐसा होगा तो देखो एनालाइज करो, खुद ग्राफ बनाने की ट्राई करो, m जो है वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ, मैं और भी कुछ बता देता हूँ आपको। m की जो वैल्यू होती है वो tan थीटा के इक्वल होती है। tan थीटा के इक्वल कैसे होती है, हमें पता चला था कि m जो है वो y/x होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y में कितना चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट में, x चेंज हो रहा है तो y कितना चेंज हो रहा है ना, ये हमें पता है। और अगर किसी ग्राफ में ऐसे दिया हो, ये एंगल अगर थीटा है और ये y है, ये x है, तो इसका tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज़ y/x। ग्राफ्स जनरली ऐसे ही होते हैं ना, जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे हम y मानते हैं और इसे क्या मानते हैं, x मानते हैं, इसलिए m जो है tan थीटा के इक्वल होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए। तो m इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो यही tan थीटा में जब थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होगी तो हमारा tan थीटा क्या होगा, तब हमारा tan थीटा जो है पॉजिटिव होगा, देन tan थीटा वुड बी पॉजिटिव। और जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी तो हमारा tan थीटा जो है नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि हमारा स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा और स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। इस केस में हमारा स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा और इस केस में हमारा स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस वाले केस में जो हमारा स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, यानी जो थीटा होगा वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री या इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हम क्या लेंगे, लेस देन 90 डिग्री यहाँ पे अभी के लिए मान के चलते हैं। तो लेस देन 90 डिग्री होगा और c ग्रेटर देन 0 दिया है। c ग्रेटर देन 0 मतलब आप क्या समझे, यहाँ पे नीचे जो हम मानते हैं ये नेगेटिव ऑफ y मानते हैं और ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस मानते हैं। नीचे नेगेटिव y एक्सिस, ये आपको पता ही होगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। तो ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो पॉजिटिव y एक्सिस पे कहीं पे तो कट कर रहा होगा। तो c का वही, c ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है कि पॉजिटिव y एक्सिस पे इंटरसेप्ट लाई कर रहा होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे कुछ देखो, ऐसे कुछ बनेगा है ना। ये जो थीटा होगा यहाँ पे, थीटा जो होगा ये थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा, इम्प्लाइज ये m क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, यानी x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे x अगर बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, ये देखो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। तो ये सबसे पहला जो जनरल ग्राफ होता है वो मैंने डिस्कस किया। और यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, मैं कुछ चीज़ें अगर भूल भी जाऊँ तो बाद में मुझे याद आती है तो मैं बता दे रहा हूँ। जो ये थीटा होता है ना, थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में, मतलब ऐसे। क्लॉक कैसे डायरेक्शन में चलता है, ऐसे चलता है ना क्लॉक, तो क्लॉक ऐसे चलता है तो उसके उल्टे दिशा में थीटा को ये किया जाता है। अगर कोई ग्राफ ऐसे भी है तो हम पॉजिटिव y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका एंगल लेते हैं। मतलब एंगल आप ऐसे नहीं लोगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। हम क्या करते हैं, अब कोई बच्चा बोलेगा कि यहाँ से सर ऐसे करके ले लेते हैं, तो यार ऐसे भी नहीं, पॉजिटिव x एक्सिस से लिया जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा होगा, ये, तो यहाँ से ये जो होगा ये एंगल थीटा होगा, तो समझे, ये लिया जाता है। तो ये एक तरीके से साइन कन्वेंशन है इसके लिए। तो अब करता हूँ, ये पहला केस तो आपको समझ में आ गया होगा, केसेस ही अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड केस लेता हूँ। तो सेकंड केस है हमारा m इज़ लेस देन 0 एंड c इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें कैसे होगा, c इक्वल टू 0 मतलब c इक्वल टू 0 से आप क्या पता लगा रहे हो कि जहाँ पे x 0 हो रहा है वहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट भी 0 हो रहा है। मतलब हमारा जहाँ पे एब्सिसा 0 हो रहा है वहाँ पे हमारा ऑर्डिनेट भी 0 हो रहा है।
तो यानी कि आप ये समझ गए रहेंगे कि अब जो लाइन बनेगी वो हमारे ओरिजिन से पास होगी, मतलब ओरिजिन को काट के जाएगी। और m लेस देन ज़ीरो है, m लेस देन ज़ीरो है मतलब क्या, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो ये आप कुछ ऑब्जर्वेशंस आप खुद के माइंड में भी कर लेंगे तो आप आराम से ग्राफ्स खुद बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ये है y, ये है x, तो यहाँ पे इस बार कैसे ग्राफ बनेगा, पहले तो ये हम समझ गए कि इससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ये जहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो हो रही है वहीं पे y भी ज़ीरो हो रहा है, और इंटरसेप्ट यानी कि ज़ीरो है। y का जो ऑर्डिनेट होता है उसका वैल्यू इंटरसेप्ट के इक्वल होता है, तो वो आपको पता है। तो ऐसे करके कुछ हमारा वो लाइन जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। मैं थोड़ा वापस अच्छे से बनाता हूँ। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। तो एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल ऐसे एक लाइन बना लेंगे और ऐसे करके हम अपना एंगल मेजर कर लेंगे, या यहाँ से भी कर सकते हो ऐसे, हर जगह एंगल कांस्टेंट रहेगा तो वो तो आपको पता ही है। तो ये थीटा होगा और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, यानी ऑब्ट्यूस एंगल थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करते हैं, हम थर्ड केस लेते हैं। ये केस भी बढ़िया था, अब तीसरा केस लेते हैं। तो तीसरे केस में m इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड, या m को लेस देन ज़ीरो एंड c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ये केस ले लेते हैं। तो यानी y इंटरसेप्ट जो होगा पॉजिटिव y एक्सिस को काटेगा, और ये जो होगा स्लोप जो होगा वो ये होगा नेगेटिव होगा। नेगेटिव से मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा पॉजिटिव y एक्सिस के साथ, लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। हाँ, स्लोप नेगेटिव होने का अर्थ भी आपको अभी तो वैसे समझ गए रहेंगे आप, मैं फिर से ये वाले इससे बता देता हूँ। तो देखो m इज़ लेस देन ज़ीरो यानी ऐसा कुछ होगा, और c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव y एक्सिस पे कहीं पे काटेगा। तो समझ लो ऐसे कहीं पे काट रहा है यहाँ पे। तो ऐसे करके हमारा ग्राफ बन जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा थीटा है। थीटा क्या है वापस, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी कि टेन थीटा इज़ नेगेटिव, टेन थीटा इज़ नेगेटिव यानी कि स्लोप इज़ नेगेटिव, और स्लोप इज़ नेगेटिव यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ नेगेटिव, यानी जब x बढ़ेगा तब हमारा जो y है वो घटेगा। अब वो आप ये ग्राफ से भी समझ गए रहेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में जब x ज़ीरो पे था तो y की बड़ी वैल्यू थी, लेकिन जैसे ही x को बढ़ाया तो y की वैल्यू जो है यहाँ पे घट गई, फिर और बढ़ाया तो यहाँ पे और घट गई, और जब यहाँ कहीं लेके आए, मान लो किसी x पे लेके आए, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो ही हो गई। तो होप करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। तो अब क्या करते हैं, थर्ड केस हो गया हमारा। फोर्थ केस में लेता हूँ। तो फोर्थ केस में m इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड c इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा भी ले सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे कुछ 8 केस होते हैं, तो मैं वो कराऊँगा सारे, धीरे धीरे याद आ रहे हैं मुझे, तो मैं ऐसे कुछ क्रम से नहीं चल रहा हूँ, कैसे भी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे करके होगा, देखो y एंड दिस इज़ और x, दिस इज़ और y। तो जब m क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है और c इक्वल टू ज़ीरो है, यानी जहाँ पे x ज़ीरो है वहाँ पे y का जो ऑर्डिनेट है वो भी ज़ीरो है, और हमारा स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। अगर स्लोप नेगेटिव होता तो x के बढ़ने पे y घटता है। तो ऐसे करके हमारा लाइन बन जाएगा, और ये हमारा स्लोप हो जाएगा थीटा, स्लोप नहीं टेन थीटा स्लोप होगा। ये थीटा जो होगा हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा, थीटा की वैल्यू जो है लेस देन 90 डिग्री होगी, यानी कि ये एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा। टेन थीटा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि लेस देन 90 डिग्री है। अब लेते हैं हम फिफ्थ केस। तो अब लेते हैं m इज़ लेस देन ज़ीरो एंड c इज़ ऑल्सो लेस देन ज़ीरो। तो ये केस अगर ले तो
ये देखो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये y, ये x एक्सिस। तो m इज़ लेस देन ज़ीरो, m इज़ लेस देन ज़ीरो मतलब स्लोप नेगेटिव होगा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। और यहाँ पे हमारा c भी जो है लेस देन ज़ीरो दिया है। अब c लेस देन ज़ीरो दिया है, तो अब ये हो गया नया केस। ऐसा केस शायद हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे ऐसे करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से पास होगा। ये आप समझ गए रहेंगे कि c लेस देन ज़ीरो मतलब क्या, ये नेगेटिव y एक्सिस में लाई करेगा। ये हमारा ओरिजिन होता है, आपको पता ही है। यहाँ पे होता है नेगेटिव y एक्सिस, यहाँ पे होता है नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, और ये हो गया पॉजिटिव x एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा कैसे बनेगा, देखो यहाँ कहीं पे मान लो कि y होगा, तो इसका ऐसे y इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस नेगेटिव होगा y इंटरसेप्ट माइनस c। तो ये कैसे यहाँ से ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके ये जाएगा, और ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, ये क्या होगा हमारा थीटा। और थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, बिकॉज स्लोप इज़ नेगेटिव, यानी स्लोप इज़ लेस देन ज़ीरो नेगेटिव। या यहाँ से भी ले सकते हो ऐसे करके, दोनों सेम ही सेम होंगे। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है इसलिए थोड़े अलग से दिख रहे हैं, लेकिन आप समझ गए रहेंगे ये वाला भी केस। तो अगर दूसरा लें, तो यहीं पे अगर हम m को ग्रेटर देन ज़ीरो कर दें, ये हमारा पांचवा केस हो जाएगा। m को ग्रेटर देन ज़ीरो कर दें, तो ये देखो ये हो गया, थोड़ा इधर और ले लेता हूँ, x हो गया, ये y हो गया। तो m ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब ऑब्ट्यूस एक्यूट एंगल बनाएगा। तो थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी कि ऐसे बनेगा। ऐसे बनता है कब, जब ऑब्ट्यूस होता है और ये हमारा m जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी स्लोप हमारा नेगेटिव होता है। तो ये c मान लो इधर किधर कट कर रहा है y पे, तो ये हमारा y इंटरसेप्ट है, तो यहाँ से ऐसे करके पास हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा हमारा थीटा, दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री। या यहाँ से भी कहीं पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करके ले सकते हो, थीटा दोनों इक्वली होंगे। तो ये भी आपको ये वाला केस भी समझ में आ गया होगा। और 3 केस बचे हैं, तो यहाँ पे 6th केस लेते हैं। तो यहाँ पे 6th केस में m इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ऐसा केस भी हम डिस्कस कर सकते हैं जहाँ पे स्लोप जो है वो ज़ीरो हो, यानी tan थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इससे आप एक और अर्थ निकाल सकते हो, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पे अगर ये ज़ीरो है तो y क्या है, y c है, यानी y इज़ इक्वल टू c। मतलब x के ऊपर y की वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रही है। x के चेंज होने से ना होने से y को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, y जो है हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा ग्राफ, y हमारा कांस्टेंट होगा। मान लो यहाँ कहीं पे y है, x तो बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, मतलब x की वैल्यू देखो यहाँ पे बढ़ रही है, ये x1 मान लो, ये x2 मान लो। तो यहाँ पे x बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे y को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि y इसके हिसाब से चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि m की वैल्यू जो है ज़ीरो है। यानी उसके m क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये ज़ीरो हो जाए तो इसके हिसाब से तो इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, यानी x के हिसाब से y में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। तो ये केस भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये y जो है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, y इज़ कांस्टेंट। तो ये केस भी आप समझ गए रहेंगे। तो यहाँ पे 7th केस में m इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड c इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी y इज़ अगेन इक्वल टू c, वेयर और c क्या है, लेस देन ज़ीरो है। तो ये देखो ये वाला केस ऐसे होगा।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ कहीं पे हमारा वाई इंटरसेप्ट होगा जो कि ये -c हो जाएगा। यहाँ कहीं पे हमारा वाई इंटरसेप्ट होगा, है ना, और एक्स के हिसाब से वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट है वाई, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला केस भी। तो यहाँ पे 7 केस ही आ रहे हैं, मतलब 6वां केस मैं शायद कोई केस मिस कर गया हूँ, शायद से मैं सबसे इजी वाला केस शायद मिस कर गया हूँ, जहाँ पे m इज़ ग्रेटर देन 0 एंड c इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये वाला केस शायद मैं मिस कर गया हूँगा, हो सकता है। तो यहाँ पे ये वापस डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये आप खुद भी समझ गए रहेंगे, अगर मैं कोई केस भूल भी जाऊँ तो आप खुद ये समझ सकते हो कि यहाँ पे ऐसे करके ग्राफ बनेगा। ये थीटा जो होगा लेस देन 90 डिग्री होगा, यहाँ पे c क्या है, पॉजिटिव होगा, c पॉजिटिव होगा, ये ऑर्डिनेट, और ये c हमारा पॉजिटिव होगा। तो यही केसेस थे आज मेरे पास डिस्कस करने के लिए। तो होप करता हूँ जो भी मैंने आज डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। कहीं कहीं पे मैं अटक के बोल रहा था, बट बाद में मैंने एकदम अच्छे से सब कुछ समझाया है। अगर कोई भी डाउट है, कोई कुछ पूछना है, और कोई केस अगर आपको पता है कि मैंने यहाँ पे ना डिस्कस किया हो बट आपको पता है वो केस और आपको डिस्कस करवाना है मुझसे, तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ। आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। तो अगर कोई मैं चाहूँ तो ऐसा भी कोई केस ले सकता हूँ जहाँ पे m भी 0 हो और c भी 0 हो। ऐसे केसेस आते नहीं हैं, बट हम डिस्कस करने के लिए कर सकते हैं। तो m भी 0 हो और c भी 0 हो तो क्या हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, और m क्योंकि 0 है और y/x है तो यहाँ पे m 0 है और ये भी 0 है, तो हमारा x भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा ही नहीं, ये एक पॉइंट होगा, यही हमारा लाइन कोई नहीं बनेगा, ये बस ऐसे एक पॉइंट बनेगा। तो होप करता हूँ ये वाला केस भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए मेरे पास डिस्कस करने के लिए इतनी ही चीज़ें थी, और कुछ तो डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, फ़िज़िक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इनफ है। और अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, कहीं कहीं पे फ़िज़िक्स में भी आगे ऐसे कुछ आ जाते हैं ग्राफ्स जो अजीब से होते हैं, बट वो तो आपको वहाँ पे टीचर भी समझा देंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय।